नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने एक दिन के बाद यानी कल के गैप के बाद अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना शुरू करने के पहले मैं कल जिस बारात में गया था और बारात में होने वाली चोरियों या बारात में होने वाली शादी समारोह में होने वाले अपराध के बारे में आपको अपने एपिसोड 350 यानी 350 में बताया गया था। मेरे ये बताने के बाद तमाम लोगों के साथ जिनके साथ ये घटना हुई थी उन्होंने मुझे मेल किया। मैंने ऐसे हर मेल का जवाब भी दिया और लोगों से रिक्वेस्ट की कि आप अपने संबंधित पुलिस अधिकारी या थाने पर पूरी बात बताएं, इस गैंग की ओरिजिन के बारे में आप बताएं, सीसीटीवी निकलवाने के बारे में बताएं, पुराने जो आपका डाटा बैंक है इस तरह के अपराधियों का उनसे मैच कराएं, क्योंकि पुलिस सामान्य चोरी की इस घटना में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती है। लेकिन जो लुट गया है आप उसके दिल से पूछिए, शादी के दिन हुई घटना कोई जिंदगी भर नहीं भूल पाता। तो जिस लिटिल गिरोह का मैंने जिक्र किया था, उनकी मोडस ऑपरेंडी के बारे में जिक्र किया था, उनकी उम्र 6 से 10 साल के बीच में रहती है इसका भी जिक्र किया था, और वो रहने वाले कहाँ के हैं, कहाँ उनकी ओरिजिन है, ये भी हमने जिक्र किया था। परसों ही हांगकांग में रहने वाली एक भारतीय महिला जो पेशे से इंजीनियर हैं, जिनका नाम सैजल शर्मा है, उन्होंने मुझे एक डिटेल्ड मेल भेजी। वो किस्सा गोई की नियमित श्रोता हैं, परिवार का हिस्सा हैं। उन्होंने लिखा कि 14 नवंबर 2021 को, यानी जिस दिन से ये लगन शुरू हुई, पहली ही लगन में उनकी अपनी शादी थी, उनका अपना विवाह था। वो रहने वाली जयपुर की हैं और जयपुर में ही किसी डेस्टिनेशन पर उनका विवाह था जो बहुत धूमधाम से हुआ। सबसे पहले तो उनकी शादी की बहुत बहुत बधाई इस किस्सा गोई परिवार की तरफ से। बहुत शुभ हो, बहुत मंगलमय हो और ईश्वर करे 100 साल तक उनका जोड़ा बना रहे। उन्होंने लिखा कि 14 को जब मेरी शादी थी तो ठीक जयमाल के समय, जब लोगों की निगाह जयमाल करने पर रहती है, उसी समय उनकी मदर इन लॉ जो मंच में उस सोफे के पास ही बैठी हुई थी और अपने बैग में जो शगुन के लिफाफे हैं, कुछ कैश पैसा और कुछ गहने उनके पर्स में रखे थे। जरा सी उनकी आंख इधर उधर हुई, शायद जयमाल की तरफ होगी। अच्छी सी बात भी है और नेचुरल भी है कि अपने बेटे की शादी में, बेटे के जयमाल में वो जयमाल को देखना चाह रही होंगी। जरा सी चूक हुई और उनका बैग गायब हो गया, ऐसा सैजल ने हमें मेल करके बताया। जहां ये शादी हुई थी वहां की सीसीटीवी देखी गई। सूट बूट पहने हुए एक लड़का जो मास्क लगाए हुए था, वो बिल्कुल जिसकी निगाह लगातार इनकी मदर इन लॉ पे थी, उनकी निगाह जैसे ही जोड़े पर पड़ी वैसे ही वो बैग लेकर भागता हुआ दिखाई पड़ा। मैंने उनको किस प्रोसीजर से कहाँ कहाँ सूचना देनी है या कैसे परसू करना है ये सब उनको बता दिया। वो चूंकि रेगुलर श्रोता भी हैं और अपने परिवार के सदस्य हैं, इसलिए मैं जयपुर और आसपास के तमाम परिवार के अपने सदस्यों को, किस्सा गोई परिवार के जो लोग मेल किया करते हैं, बराबर सुनते हैं, लगातार सुनते हैं, उनसे एक अनुरोध करूंगा कि अगर उन्होंने जयपुर, जोधपुर या आसपास के इलाके में 14 नवंबर के बाद कहीं भी चोरों के इस गैंग की गिरफ्तारी की बात अखबारों में पढ़ी हो, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुनी हो या पढ़ी हो, तो वो कृपा करके टिप्पणी या कमेंट के कॉलम में या मेल करके मुझे ज़रूर बता दें। मैं संबंधित पुलिस अधिकारी से स्वयं बात करूंगा और कोशिश करूंगा कि सैजल का जो नुकसान हुआ है, उनका क्या, उनकी मदर इन लॉ का, लेकिन वो परिवार का हिस्सा हैं, जो नुकसान हुआ है उसको रिकवर कराने में, या अगर
वो उसका डिस्पोज़ल कर दिया गया है, तो उसकी कीमत दिलाने की कोशिश करूँ। मैं जो कोशिश अपनी तरफ से कर सकता हूँ वो ज़रूर करूँगा। बस हमें अगर इस तरह का कोई गैंग, क्योंकि हर सीज़न में कहीं न कहीं मौके पर ये पकड़ जाते हैं। गलतियाँ सबसे होती हैं, चोरों से भी होती हैं, लेकिन 99% ये सफल होते हैं, 1% ये असफल होते हैं जब पकड़े जाते हैं। अगर कहीं इस तरह का गैंग पकड़ा गया हो, गिरफ्तार हुआ हो, तो कृपा करके कमेंट के सेक्शन में थाने के नाम सहित बता दें, ताकि मैं संबंधित अधिकारी से बात करके सैजल की मदद करने की कोशिश करूं। दूसरी बात, कल मैं जिस शादी में गया था प्रयागराज, उसमें भी एक घटना हो गई जिसका मैं जिक्र भूलवश, जो तरीके हैं या जिस तरह की घटना होती है उसमें नहीं कर पाया था। और मुझे ऐसा लगा कि ये घटना भी, चूँकि मेरे ही वहाँ रहने के दरमियान ये घटना घटी थी, इसलिए वो आपसे शेयर कर लूँ। जिस बिटिया की शादी थी वो मेरी भतीजी लगती है, रिश्ते की भतीजी। मेरा पूरा परिवार, सभी भाई बहन, सारे लोग उस शादी में मौजूद थे। मैंने जाते ही सबको बताया, जयमाल की जगह, नेग लेने वालों की कुर्सी मेज जहाँ लगनी थी उस जगह, मंडप में जहाँ पे चढ़ावा का सामान रखा जाता था उस जगह, और जनवासा यानी होटल में जहाँ बारात रुकी थी वहाँ उनके पेरेंट्स का वो कमरा जहाँ पर चढ़ावे के गहने रखे जाते हैं। एक जिम्मेदार लड़के को सब जगह लोगों को भेज के उनसे बात करके उन्हें बताया कि ध्यान रखिएगा, शादी के सीजन में ये गिरोह सक्रिय रहते हैं। उन सबको समझा दिया था और नहीं हुई कोई घटना इस तरह की वहाँ पर। लेकिन एक दूसरी घटना हो गई। ये शादी समारोह नैनी, एक वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है प्रयागराज में, उसके मयूर गार्डन, मयूर जो मैरिज लॉन्स टाइप के होते हैं, वहाँ पे थे। बड़ा खूबसूरत लॉन है और अच्छी सजावट भी वहाँ की गई थी। बारात करीब 9:15 बजे अपने होटल जहाँ रोके गए थे वहाँ से विवाह स्थल के लिए चली थी, और आधे घंटे में 9:30 बजे के आसपास वो द्वार जिससे बारात को भीतर आना होता है और जिसके गेट पे लड़की वालों का पूरा परिवार हाथ में माला लिए खड़ा रहता है। माला के दो कारण होते हैं। एक, बारातियों को ये लगना चाहिए कि हमें प्रॉपरली रिसीव किया गया, घर वालों ने किया, घर के बड़े बुजुर्गों ने किया। और दूसरा, जब वो माला पहनकर भीतर आते हैं तो घरात और बारात के लोगों में अंतर होता है। जो माला पहने हुए शख्स भीतर आता है, लड़की की तरफ से जितने भी लोग वहाँ खाना खा रहे होते हैं आते हैं, इज्जत से उनको जगह बताते हैं बैठने की, अगर उनको बैठना है, खाना खाने की को जाना है तो उनको इज्जत से ले जाते हैं। ये उनकी इज्जत में ऐसा किया जाता है, तो इसलिए माला लिए हुए लोग गेट पर खड़े रहते हैं। आजकल बारात में महिलाओं के आने का भी चलन है, इसलिए परिवार की महिलाएं भी माला लिए खड़ी रहती हैं कि जो महिलाएं, बच्चियां आएंगी उनको माला पहनाकर उनको रिसीव करेंगे, स्वागत करेंगे। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही बारात उस दरवाजे पर पहुंचती है जहां पर उसको रिसीव किया जाना होता है, तो जो डांस करने वालों का टैलेंट है, अचानक वो बिल्कुल जोर मारता है और बाहर आ जाता है। आप कभी भी देखिएगा, जैसे ही वो रिसीव करने वाले दरवाजे पे बारात पहुंचेगी, 4 गुनी तेजी से डांस करने वाले डांस शुरू कर देते हैं, अपनी सारी कला का प्रदर्शन वहीं पर करते हैं। जो कभी नहीं नाचे हैं वो भी वहां जरूर नाचते हैं। सबसे ज्यादा पैसा उसी समय लुटाया जाता है। बस एक बार वो देख लें कि अब सामने लड़की वाले खड़े हैं, घरात हैं, बस हमको भीतर जाना है। इधर लड़की वाले के मन में ये चलता है कि इतनी देर वैसे ही कर दी इन्होंने, जो बारात 7 बजे लगनी थी वो 11 बजे लग रही है, या 10 बजे लग रही है, या 9 बजे लग रही है। अब जल्दी से ये भीतर आ जाएं ताकि आगे का कार्यक्रम शुरू किया जाए। कसमसाता रहता है, लेकिन जो डांस करने वाले हैं वो कहाँ मानने वाले। इसी बीच जब ये वहाँ घनघोर डांस चल रहा था, बड़ा भीषण वाला बैंड भी बज रहा था जिसकी आवाज़ आपके कानों को फाड़ने को तैयार थी, पर्दों को। मैंने नोटिस किया कि छोटे छोटे बच्चे उन्हीं नाचने वालों के अगल बगल वो भी डांस कर रहे हैं, और चूंकि सबसे अधिक नोट वहीं पर लुटाए गए हैं कि ताकि लड़की वाले देख लें कि देखिए हमने 100-100 वाले लुटाए, हमने 10-10 वाले नहीं लुटाए। कहीं कहीं तो 500-500 उनके दूल्हे के सिर के चारों तरफ ऐसे ऐसे करके वो बैंड वालों को दिए। तो वो ये सब शो ऑफ है। हम लोगों के यहाँ जो परंपराएं चल रही हैं उसमें कुछ कमियां भी हैं,
ये उसका पार्ट है। मैं समाज सुधारक नहीं हूं कि ये ज्ञान दूं कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। जो होता रहा है वो होगा, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। बहरहाल ऐसे समय में वहां नोट भी लुटाए गए। जब उन बच्चों को देखा तो मेरे बगल में खड़े हुए हम लोगों के रिश्तेदारों के एक यंग लड़के से मैंने कहा कि इन बच्चों को फौरन यहां से हटा दो। चूंकि बोल नहीं पा सकता था मैं, वो सुन भी नहीं पाता, इतनी तेज आवाज थी। उसको इशारे से दिखाया कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको फौरन इनके बीच से बाहर कर दो। और जब वहां तक जा ही रहे हो, उनसे आग्रह करो कि सब आप चलें, देर हो गई। वो गया, बच्चों को तो हटाया, आग्रह भी किया। दो एक बुजुर्ग जो वहां दिखाई दे रहे थे, क्योंकि पहचानते हम लोग किसी को नहीं थे कि बारात में जो लोग हैं वो कौन है, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, यार हैं। रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो लोग नहीं माने और अपना कार्यक्रम जारी करते रहे। बारात थोड़ी देर बाद जब सब लोगों ने घेराबंदी की, लड़की वाले परेशान हो गए। दो बुजुर्ग आगे चल के गए और उनमें जो दो बुजुर्ग खड़े थे उनसे रिक्वेस्ट किया, सामने से लोगों को हटाया कि साहब अब चलिए भीतर। तब वो एक बार जब कोई घुसता है तो फिर पूरी बारात पीछे पीछे आ जाती है। लोगों ने माला पहनाया। लड़का जो है द्वारचार के स्थान पर आकर, यानी दूल्हा आकर बैठ गया। हम लोग भी व्यवस्थित हो ही रहे थे कि मेरे साथ जो मेरा सुरक्षाकर्मी रहता है, चलता है, वो ढूंढता हुआ भागता हुआ मेरे पास आया। उसने कहा कि साहब दूल्हे के पिताजी आपको ढूंढ रहे हैं, बहुत ज़रूरी बात करना चाहते हैं। मैं पहचानता नहीं था। मैंने कहा कहाँ हैं? बोले साहब अभी ले चलता हूँ। ले गए। वो पंडाल के जहाँ जयमाल होना था उसके एक कोने में बड़े मायूस से खड़े हुए थे। मैंने पहुँच के उनको प्रणाम किया। मैंने कहा बताएं, मैं इस तरह से बच्ची का ताऊ हूँ। तो उन्होंने छूटते ही कहा आप पुलिस में हैं, आईजी हैं। हमने कहा रिटायर हो गया हूँ, पर आईजी था। बोले देखिए मैं ये बैग, उन्होंने अपना बैग एक हाथ में छोटा बैग दिखाया कि मैं ये बैग में जो पैसे तुरंत देने होते हैं, जैसे बैंड वाले को तुरंत पैसा देना है, जैसे ही बारात ख़त्म हुई बैंड वाला लेगा, लाइट वाला लेगा, जिस गाड़ी में आप बग्गी है अगर आपने एडवांस दिया है तो बाकी लेगा, जिसका काम तुरंत ख़त्म हो गया वो पैसा लेगा। फिर जब आप भीतर आएंगे तो आपको जगह जगह पैसे देने होते हैं। तो एक बुज़ुर्ग आदमी को या जिम्मेदार रिश्तेदार को एक छोटे से बैग में, इतना छोटा सा बैग जिसमें चेन लगी होती है, उसी में लोग पैसा रख के चलते हैं। बोले मैं भी ये पैसा लेके चला। इसमें 500-500 की गड्डियाँ, 100 की और 200 की गड्डियाँ थीं, 1 रुपये के नोट की नई गड्डियाँ और छोटे छोटे नोट थे। और यहाँ आपके दरवाजे पर, यानी इस मयूर गार्डन के ठीक दरवाजे पर आने से पहले मैंने इसमें पैसे निकाले थे, सारे पैसे इंटैक्ट थे। इसी बीच में किसी ने इसमें ब्लेड मार दिया। उन्होंने दिखाया चेन से करीब 2 इंच नीचे 8 इंच लंबा एक कटमार्क था, जिसमें आराम से 2 उंगलियां डाल के सब पैसा निकाला जा सकता था। छोटे मोटे रेजगारी और फुटकर को छोड़ के सारी गड्डियां उसमें से निकाल ली गई, बहुत सफाई से निकाली गई। उन्हें पता भी नहीं लगा। भीड़ भाड़ थी। जब बारात जाती है तो एक साथ धक्का मुक्की करते हुए भीतर जाते हैं। किसी को खाने वाली जगह पहुंचना होता है, किसी को द्वारचार में पहुंचना होता है और कोई जयमाल के मंडप में बैठ जाता है। चूंकि द्वारचार में उनको कुछ पैसे देने होते हैं, उन्होंने देखा तो उनका कोई भी गड्डी उसमें नहीं थी, चेन बंद थी। फिर ध्यान दिया तो वो कटा हुआ था। मैंने खैर उनसे कहा कि देखिए इस समय तो मैं तत्काल कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। बच्चों को वहाँ आगे दौड़ाया कि देखो वो छोटे बच्चे, कहीं छोटे बच्चे नहीं दिखाई पड़े, काम किया और चले गए। और मुझे उम्मीद है कि वहाँ कई लोगों की जेबें कटी होंगी। मारे शर्म के लोगों ने इसका जिक्र नहीं किया। एक बार ब्लेड लेके अगर वो 4-5 बच्चे छोटे छोटे घुसे हैं तो पूरी करामात करने के बाहर ही निकले होंगे। स्थानीय पुलिस को बताया गया, लेकिन चूंकि उस समय ऐसा कार्य होता है, शुभ कार्य होता है कि बहुत पूछताछ किया जाना संभव नहीं होता है। उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ गेट पर जब ये नाच गाना हो रहा था उसके पहले मैंने अपने 2 रिश्तेदारों को, एक दामाद को और एक किसी और को 10-10 रुपए की गड्डियाँ भी निकाल के दी थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमें ये पैसा लुटाना है या फेंकना है या वो करना है। तो उसकी तब तक ये सारी गड्डियाँ हमारे पास इंटैक्ट थी। वहाँ ये जितनी देर तक वहाँ खड़े होकर नाच गाना किया है लड़कों ने, ये उसी बीच में कुछ न कुछ हुआ है। मैं आपको बता इसलिए रहा हूँ कि एपिसोड 350 में शादी विवाह के समारोह में होने वाले क्राइम
मैं इसको बताना भूल गया था, जबकि ये बहुत ही कॉमन क्राइम है। लड़के वाले या लड़की वाले घर से किसी एक जिम्मेदार आदमी को इस बैग में ये नए, कभी वो लड़के के फादर भी हो सकते हैं, इधर लड़की के भी फादर हो सकते हैं, हो सकता है चाचा हों, फूफा हों, मामा हों, कि ये सारा वो जिम्मेदार आदमी होते हैं कि उनको ये सारा पैसा एक छोटे से बैग में करके दे दिया जाता है, क्योंकि जगह जगह इसकी ज़रूरत होती है। जब दूल्हे को उसकी सवारी से, कार से या बग्घी से या घोड़े से उतार के साले लोग ले आते हैं, तो सबसे पहले वो कार का जो ड्राइवर है वो ड्रामा करेगा कि साहब हमारा नेक चाहिए। बग्घी वाला कहेगा हमको नेक चाहिए। घुड़सवार घोड़े पे, अगर घोड़ी पे सवार है दूल्हा, तो उसका जो सईस है वो मांगेगा। तो पहला पैसा तो वहाँ देना होता है। दूसरा ये है कि द्वार चार में दोनों तरफ के पंडित बैठते हैं। कम से कम 15 बार इनको वहाँ रखना होगा। द्रव्य कहते हैं कि साहब कुछ द्रव्य रखते हैं। लड़की वाला जितना देगा उसका 2 गुना लड़के वाले को देना होता है। नोट लेकिन नई होनी चाहिए। आप देखेंगे 99% जगहों पे उस द्वारचार की कलश की पूजा में दोनों तरफ नोट दिए जाते हैं। तीसरा है, जब पूरी बारात घरात सब खा लेते हैं तो अंत में लड़का लड़की और उसके परिवार के 15-20 लोग उनके अलग से टेबल लगती है और उनको 4-6 वेटर घेर के खाना खिलाते हैं। और जैसे ये खाना समाप्त हो जाता है, वो नेग की डिमांड करते हैं। वहां भी नेग दिया जाता है। उसके बाद शादी के मंडप में पंडित जी लोगों का तो एज यूजुअल, चाहे इधर के हों चाहे उधर के हों, इधर का पंडित अगर कहता है कि 500 रुपये रखिए, तो उधर वाले को अल्टीमेटली 1000 रुपये रखने होंगे। दूसरा जिसको नेक बार बार जरूरत पड़ती है वो नाऊ या नाउन होती है। लड़की के साथ नाउन बैठी होगी, लड़के के साथ नाऊ बैठा होगा। रीति रिवाज में नाऊ से इंपॉर्टेंट कोई नहीं होता, या तो पंडित जी या फिर नाऊ। सारे शुभ कार्य में और खासकर शादी में दूल्हे के कपड़ों की देखभाल करना, सिर पर लगी पगड़ी की देखभाल करना, जूते चप्पल की देखभाल करना, ये सब नाऊ का काम है। नाउन जो है उसको सिंदूर बहोरने के समय लड़का लड़की के दोनों सिर को ढकना, ये नाउन का काम है। और तमाम जगहों पे नाउन को दोनों तरफ से, इधर से अगर 100 रुपये नाउन को मिले तो लड़के वाला 200 रुपये लड़की की तरफ के जो नाऊ या नाउन है उनको देगा। तो इन सब छोटे छोटे प्रयोजन के लिए पैसा दोनों तरफ के एक एक जिम्मेदार आदमी छोटे से बैग को लेकर करते हैं। अगर किसी ने पुरानी नोट दे दी, चाहे लड़का वाला हो चाहे लड़की वाला हो, तो वहां उसका मजाक उड़ाया जाता है, हास परिहास किया जाता है। कई तरह से उसका हास परिहास, जो लोग बहुत नज़दीक से शादियों को देखा होगा, जिन्होंने, नए बच्चों में तो ये आदत नहीं है अभी, पुराने लोगों ने जरूर देखा होगा। और इसीलिए नए नोट शादी के लिए इकट्ठा किए जाते हैं, एक बैग में रखा जाता है, छोटा बैग चेन वाला, ताकि हैंडी रहे और उनको पता हो कि 100 कहाँ रखी है, 50 कहाँ रखी है, 500 और 2000 की कहाँ रखी हुई है नोट। और जैसे जैसे लोग डिमांड करेंगे, पंडित जी डिमांड करेंगे या उनके घर वाले ही बताएंगे कि अच्छा इनको दे दीजिए 500 रुपये, तो वो निकाल के दे दिया जाएगा। और ये गैंग इतना ट्रेंड है कि बारात जैसे ही चलेगी और ये भीतर घुसेंगे तो सबसे पहले ये छोटे बैग वाले को टारगेट करेंगे, क्योंकि वो आदमी जो जिम्मेदार है, जो ये छोटा बैग पैसे लेके चलता है, उसके सिवा उतना छोटा बैग पूरी बारात में आपको कोई लिए हुए नहीं मिलेगा। घरातियों में भी कोई, वो उसको आप दूर से पहचान सकते हैं कि ये आदमी छोटा बैग लिए हुए। लेकिन अब ट्रेडिशन है, इतने ज़माने से ट्रेडिशन भी नहीं है ये, चूंकि होता आया है एक बारात से दूसरे बारात, दूसरे बारात से तीसरे बारात, एक शादी से दूसरी शादी, तो लोग इसको अपने आप ही फॉलो करते हैं। कहीं कोई इसमें लिखा पढ़ी में या वैधानिक रूप से या शादी के कर्मकांड में इसका कहीं उल्लेख नहीं है। ये बच्चे जिनके पास ये छोटा बैग होता है, उसके आसपास 3-4 लड़के इतना ट्रेंड हैं कि वो डांस के बहाने, चिल्लाने के बहाने, नोट लेने के बहाने
चारों तरफ से घेर लेंगे और एक लड़का उसमें ब्लेड का कट लगा देगा। फिर अगले धीरे 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 उसको वहां से निकाल लेंगे। आज की क्राइम की घटना सुनाने से पहले आपको इसलिए बता रहा हूं कि अभी शादियों के 12-13 दिन बचे हैं। 14 दिसंबर से पहले बहुत शादियां हैं और मेरे पास अकेले 7 दिसंबर की 8-9 शादियों के कार्ड हैं जो लखनऊ के हैं। इससे मुझे अंदाज लग रहा है कि ये शादियां हैं। हो सकता है आपको किसी बारात में जाना हो सकता है आपको किसी घरात में जाना हो, लड़की वालों की तरफ से शामिल होना हो। तो कृपा करके जो छोटे बैग में लोग पैसा लेके जाते हैं उनको आप राय दें, आप उनको एडवाइस दें, उनको सलाह दें कि आजकल हार्ड प्लास्टिक के छोटे छोटे ब्रीफ केस बड़े अच्छे अच्छे आते हैं जिनको ब्लेड की कटिंग का जिनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। उन छोटे छोटे बैग में पैसों को ले जाएं, क्योंकि अभी जो चलन में है वो छोटे बैग चमड़े के या रैक्सिन के होते हैं। चमड़े वाले में थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन रैक्सिन वाले को तो आसानी से एक कट में कट लगाकर सब पैसा उसका निकाला जा सकता है। अब मैं उस दौर के अपराध की घटना जो मुझे बतानी थी आपको बता देता हूं। आज का जनपद है लखनऊ, थाना है गाजीपुर, तारीख थी 21 दिसंबर 2000। लखनऊ के कंट्रोल रूम में 12 बजे दिन में एक सूचना ये आई कि इंदिरा नगर के सेक्टर 9 में एक मकान में शहर के नामी ताइक्वांडो प्रशिक्षक दिनेश गुप्ता की लाश पड़ी है। दिनेश गुप्ता शहर के नामी ताइक्वांडो प्रशिक्षक हैं, कम उम्र के हैं और उनका बड़ा नाम है स्टेडियम में भी और स्टेडियम के बाहर भी। आनन फानन में पुलिस भागी और देखा कि दिनेश गुप्ता की लाश फर्श पर पड़ी है। उनके गर्दन के चारों तरफ एक नायलॉन की रस्सी कसी हुई है। उनके भाई राम सेवक वहां उपस्थित थे और जिसने सूचना दी थी वो भी उपस्थित थे। पुलिस ने पूछा क्या हुआ, उन्होंने कहा साहब इन्होंने सुसाइड कर लिया। तो उनका लाश कैसे है यहां पर? तो बोले साहब वो ऊपर पंखा है, अब पता नहीं, हो सकता है छूट गई हो, नीचे आ गई। खैर पुलिस ने इस बात का विश्वास किया। पुलिस को ये लगा कि इन्हीं लोगों में से किसी ने ये सोच के कि हो सकता है इसमें जान हो, ऊपर से उतार लिया और अब मारे डर के इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि हमने इसको उतारा है। पुलिस ने उसको आत्महत्या माना, पंचायतनामा किया। पंचायतनामा में राय पंचांग लिखी कि मृत्यु संभवतः आत्महत्या के कारण। बॉडी को सील किया और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। धीरे धीरे शहर में खबर फैल गई कि दिनेश गुप्ता ने आत्महत्या कर ली। सारे लोग पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे जो KGMC यानी किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के पिछले हिस्से में है। आपस में लोग यही बात करते रहे कि भाई आत्महत्या नहीं कर सकता, बड़ा जीवट का खिलाड़ी था, बड़े ढेर सारे इवेंट्स में ये भाग लेता था और इवेंट ऑर्गेनाइजर भी था स्पोर्ट्स का, ये आत्महत्या कैसे कर लेगा। बहरहाल शाम को करीबन 5:30-6 बजे के आसपास PM रिपोर्ट आ गई। PM रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू स्ट्रेंगुलेशन आया, यानी गला घोंट कर हत्या करना आया। उसमें 2 मार्क ऑफ लिगेचर आए, एक जो काफी पतला था, दूसरा जो काफी मोटा था। दोनों मार्क ऑफ लिगेचर के बारे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई हुई चोटों के कॉलम में यह लिखा हुआ था। मृत्यु के कारण के कॉलम में यही लिखा था कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू एस्फिक्सिया एज ए रिजल्ट ऑफ स्ट्रेंगुलेशन। जैसे ही पुलिस ने स्ट्रेंगुलेशन देखा वो समझ गई यह हत्या है। गाजीपुर पुलिस ने उनके भाई राम सेवक को तुरंत थाने पर बुलवाया और बताया कि PM रिपोर्ट ये कहती है कि तुम्हारे भाई की हत्या हुई है, आप फौरन एक तहरीर दीजिए जिससे हत्या का मुकदमा लिखा जा सके और हम नियमानुसार इसकी विवेचना कर सकें। राम सेवक गुप्ता ने फौरन एक तहरीर लिखी अज्ञात लोगों के विरुद्ध और हत्या की FIR थाने पर दर्ज कर ली गई।
पुलिस ने यह पूछा कि राम सेवक जी आप मौके पर कब पहुंचे और आपको इस घटना की सूचना कैसे मिली, क्योंकि जिन्होंने फोन किया उन्होंने ये बताया कि साहब इन्होंने मुझे मेरे ही फोन से बताया था, मैं ऑफिस में था, कि आप आ जाइए, यहां पर सुसाइड कर लिया है दिनेश ने। तो इसका मतलब जिन्होंने फोन किया वो बाद में आए और आप पहले आ गए थे। आपको किसने बताया या आपको कैसे पता लगा जो आप यहां पर आ गए? तो फिर आपने जो आपने आपके बहनोई हैं उनको भी बुलाया। सामान्य रूप से सीधा साधा और बहुत शांत स्वभाव का आदमी राम सेवक इतने सवालों की बौछार को झेल नहीं पाया और उसने ये बताया कि हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, दिनेश के एक स्टूडेंट ने मुझे फ़ोन किया, मेरे घर में फ़ोन है, लैंडलाइन फ़ोन ही था उस समय, फ़ोन किया और ये बताया कि सारे स्टूडेंट्स चूंकि परिवार के सारे मेंबर्स को जानते हैं, तो उसने पूछा भैया बोल रहे हैं? उनका हाँ बोल रहा हूँ। उनका भैया आप फला फला पते पर आ जाइए। मैंने कहा कि ये तो हमारे बहनोई का घर है। बोले आप आ जाइए, क्योंकि मैंने दिनेश को, अपने गुरुजी को यहाँ मार दिया है, मैंने उनकी हत्या कर दी है। इतना सुनते ही रामसेवक अपनी स्कूटर से भाग खड़े हुए, मौके पर आए और देखा कि उस लड़की के कपड़े आधे उतरे हुए, आधे बुरी तरह से फटे हुए थे, शरीर पर कई जगह खरोंच के निशान थे। पास ही में दिनेश की लाश पड़ी थी, जिसके गर्दन पर नायलॉन की रस्सी लगी थी। उसने कहा कि भैया आप फोन करके पुलिस को बुलाइए। उन्होंने कहा तुम्हारे कपड़े, पहले तो मुझे शर्म आ रही है। उसने कहा यहाँ कोई कपड़े मैंने ढूंढा, मिले नहीं। उन्होंने कहा 2 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट घर पहुंचने में लगेगा, मैं पहले तुम्हारे लिए कपड़ा ले आऊं। दिनेश की शिष्या को, इस स्टूडेंट को, इस खिलाड़ी को रामसेवक भी अच्छी तरह जानते थे। वो भाग के घर गए और वहाँ टूर्नामेंट जब कराए जाते हैं तो उसके ऑर्गेनाइजर्स हमेशा जो खिलाड़ी हैं या उनके जो कोच हैं उनको एक ट्रैक सूट दिया करते हैं। घर में रखे हुए उन नए ट्रैक सूट्स में एक सूट रामसेवक ले आए। उस खिलाड़ी को कहा आप इसको पहन लो। उसने कहा ठीक है, पहन के आ गई वो। उसने कहा अब पुलिस को बुलाइए, मैं सारी बात पुलिस को बताना चाहती हूं। तो रामसेवक ने कहा कि देखो तुम घर जाओ, क्योंकि तुम पुलिस को अगर बताओगी तो एक तो परिवार की बदनामी बहुत होगी, दूसरा पूरे शहर के जो बच्चियों के पेरेंट्स हैं वो ताइक्वांडो या जूडो कराटे के लिए अपने बच्चों को स्टेडियम भेजना बंद कर देंगे, इतनी बदनामी होगी। तुम जाओ, मैं पुलिस को बुला लूंगा और मैं यही बताऊंगा कि आत्महत्या है। पुलिस बहुत जोर करेगी तो मैं कह दूंगा कि बॉडी मैंने ही उतारी है। फिर वहीं से उन्होंने अपने उस रिश्तेदार को, जो रिश्ते में बहनोई लगते थे, उनको फ़ोन किया और फ़ोन करके ये बताया कि आप फ़ौरन चले आइए, दिनेश ने आपके घर में आत्महत्या की है, आपकी घर की चाबी उसके पास थी। रामसेवक ने दिनेश की उस शिष्या का नाम बताया और पता बताया। पुलिस फौरन महिला कांस्टेबल्स को लेकर वहां पहुंची। चिन्हट इलाके के आदर्श नगर कंचनपुर कॉलोनी में श्री राम कृपाल सिंह की पुत्री कुमारी ममता, जिसकी उम्र 16 वर्ष थी, पुलिस थाने पर लाई गई। बिना किसी जोर दबाव के उसने पूरी बात सच्ची सच्ची बताई। उसने बताया कि मैं वर्ष 1997 से, ये मेरे कोच हैं, मेरे गुरु हैं, और 97 से मैं इनसे ताइक्वांडो सीख रही हूं और इनकी सिखलाई और इनके निर्देशन और इनके आशीर्वाद से 99 में मैं नेशनल टीम में सेलेक्ट हुई। उसके बाद से मुझे कई इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में इंडिया की तरफ से भाग लेने का मौका मिला और मैं
इंटरनेशनल चैंपियंस ट्रॉफी भी इस इवेंट की मैं जहाँ जहाँ गई कईयों में मैं चैंपियन ट्रॉफी भी लेकर आई। उसने बताया कि पिछले कुछ दिनों से गुरुजी की कुछ अजीबो गरीब हरकतें थी, लेकिन मैं ये कभी नहीं सोच पाई कि पिछले 3 सालों से जिसको मैं गुरु मानती हूं और सुबह शाम उसका पैर छूती हूं, उसके मन में क्या है। घटना वाले दिन उसने जब स्टेडियम में सुबह का सेशन पूरा कर लिया तो दिनेश ने ममता मेहरा से यह कहा कि आज देहरादून से नेशनल सेलेक्टर आए हुए हैं, मेरे दोस्त हैं, चलो तुमको हम मिलवा दें ताकि अब की बार टीम में सिलेक्शन में कोई दिक्कत ना हो। कौन खिलाड़ी है जो इस बात में ना कर देगा। खुश हो गई कि चलिए इस बार फिर हम नेशनल्स खेलेंगे, अगर सेलेक्टर यहाँ आए हुए हैं नेशनल सेलेक्टर, और गुरुजी हमको उनसे इंट्रोड्यूस करा देंगे। इस बहाने से दिनेश गुप्ता उसको अपने बहनोई के खाली घर में ले गया। ममता ने पूछा भी, उसने कहा अभी 10 मिनट में आ रहे होंगे। मैंने उनको बता दिया था कहीं फंस गए होंगे। थोड़ी देर में इधर उधर की बातें करने के बाद दिनेश ने उसके कपड़ों पर हाथ लगा दिया, उतारने की कोशिश करने लगा। ममता का कहना था कि तब मुझे अंदाज लग गया कि इनके मन में क्या चल रहा है। मैंने उनको समझाया कि देखिए आप मेरे गुरु हैं, इतने दिनों से मैं आपके पैर छूती आई हूं और आपका आशीर्वाद लेती रही हूं, और आपने ही मुझे कितनी इंटरनेशनल चैंपियनशिप दिलवाई हैं। आप ये गलत कर रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। लेकिन दिनेश चूंकि प्रशिक्षक था, ताइक्वांडो का ही प्रशिक्षक था, उसने ममता मेहरा के साथ जबरदस्ती शुरू कर दी। ममता बताती है कि उसके बाद अपने गुरु यानी दिनेश की ही सिखाई हुए दांव से, जिसमें हम लोगों को एक चैप्टर बताया जाता है कि अगर सामने वाले ने गर्दन में कुछ पहन रखा है तो उसको कैसे खींच के दाहिने हाथ के घुटने का प्रयोग करके जमीन पर गिराया जा सकता है। वो अपने दांव लगा रहे थे कि मुझे जमीन पर गिरा लें। इसी बीच उनके गर्दन की एक ताबीज की डोरी मेरे हाथ में आ गई। मैंने फौरन गुरु के सिखाए उस दांव से इनको जमीन पर गिरा लिया। उसी ताबीज की डोरी से उनका गला कस दिया। थोड़ी देर में हमारे गुरु बेहोश हो गए। आसपास नजर दौड़ाई, एक नायलॉन की रस्सी दिखाई पड़ गई, लेकिन दिनेश ने मुझको खींचने, खसोटने, गिराने, दांव आजमाने के चक्कर में कई जगह मेरे कपड़े बुरी तरह से फट गए, क्षतिग्रस्त हो गए, और शरीर पर कई जगह खरोंच के निशान आ गए। मारने के बाद मैंने उनके बहनोई के यहाँ लगे हुए लैंडलाइन फोन से घर पे फोन किया। रामसेवक जी ने यानी उनके भाई ने फोन उठाया। मैंने उनको पूरी बात कही और ये कहा कि आप आ जाएं तब मैं पुलिस को बुलाऊं। मैंने यहाँ कपड़े की तलाश की, मुझे मेरे नाप का कोई कपड़ा यहाँ मिल नहीं रहा है, वरना मैं आपको नहीं बताती, कंट्रोल रूम को फोन करके पुलिस को बुला लेती। मारे डर के रामसेवक जी भाग के गए। कपड़ों में, उन फटे कपड़ों में देख के उनको बहुत शर्म आई। वो दौड़ के एक और ट्रैक सूट ले आए। फिर उन्होंने इससे कहा कि नहीं, तुम पुलिस को मत इन्फॉर्म करो, न बुलाओ, मैं कह रहा हूं तुम जाओ। पुलिस अगर तुम्हारे ऊपर कोई आरोप लगाएगी मैं उसका जवाब दूंगा, लेकिन तुम चली जाओ। रामसेवक ने यही किया। उसने उनके अपने रिश्तेदार से फोन कराया कि आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने आत्महत्या मान भी लिया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह हत्या निकली। ममता जौहरी की स्वीकारोक्ति के बाद ममता जौहरी को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि एक हत्या हुई थी, नामी गिरामी कोच की हत्या हुई थी।
तत्कालीन एसएसपी बीबी बख्शी साहब ने इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि बहुत हल्ला हुआ था इसका। प्रेस कॉन्फ्रेंस की, चूंकि एफआईआर में हत्यारों को अज्ञात बताया गया था, इसलिए ममता जौहरी को बापर्दा प्रेस के सामने उपस्थित कराया गया। साथ साथ मृतक के भाई राम सेवक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित थे। पत्रकारों के 2-4 सवाल, इनके जवाब राम सेवक ने भी और उन्होंने भी दिए। इसलिए इनसे ऐसा कराया जाता है क्योंकि कुछ कुछ मामलों में फिर बाद में लोग मानने को तैयार नहीं हुए होते कि ऐसा कैसे होगा, भाई मरा है तो उसने क्यों लड़की को भगा दिया। इतने सवाल पूछे जाते हैं। तो बहरहाल सारी बात हो गई। उसके बाद बीबी बख्शी ने प्रेस पे कहा, कैमरों के सामने कहा, लोगों को बता के कहा कि पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची है, लखनऊ पुलिस, कि ममता जौहरी ने आत्मरक्षार्थ दिनेश गुप्ता की हत्या की, अपनी इज्जत और अस्मत बचाने के लिए। इसलिए पुलिस अदालत में ये दरख्वास्त करेगी कि ममता के प्रति नरमी बरती जाए। हम अपील करेंगे, और ऐसा हुआ भी। ममता को अरेस्ट करने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करते समय इंस्पेक्टर गाजीपुर ने एक प्रार्थना पत्र दिया कि तमामी विवेचना से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ममता ने अपनी इज्जत बचाने के लिए जो उसके ऊपर हमला हुआ था, पूरी तरह से आत्मरक्षा में अपने उस ज्ञान का प्रयोग किया जो उनके गुरु द्वारा दिया गया था। इसमें उसकी कोई बदनीयती नहीं है, इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, ये इंटरनेशनल प्लेयर है, लिहाजा इसके साथ नरमी बरती जाए। अदालतों की जो कानूनी दांव पेच होते हैं, जो उसमें कागज का पेट भरने वाली बात होती है, उसको पूरा करके अदालत ने भी यही निर्णय दिया कि इसको बाइज्जत बरी किया जाए। किया जरूर इसने हत्या है, लेकिन जो सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस हैं, जो लोगों के बयानात हैं, उससे यही लगता है कि इसने अपनी इज्जत बचाने के लिए ऐसा किया। आज की घटना, एक बहादुर लड़की ने अपनी अस्मत बचाने के लिए आत्मरक्षा में अपने गुरु की हत्या गुरु के सिखाए हुए दांव से ही कर दी। पर गुरु ने जो किया वो खेल के जगत में गुरु शिष्य परंपरा पर लगा हुआ काला धब्बा है। आज भी लोग इस घटना को याद करते हैं। लखनऊ में ताइक्वांडो के ज्यादातर प्रशिक्षक पुरुष हैं, सारे नहीं, ज्यादातर 90% ताइक्वांडो के प्रशिक्षक पुरुष हैं। जूडो कराटे के प्रशिक्षक भी पुरुष हैं। बहुत कम महिलाएं जूडो कराटे या ताइक्वांडो में प्रशिक्षण देने का काम करती हैं। और आजकल पिछले 10 सालों में आपने ध्यान दिया होगा कि छोटी छोटी बच्चियां साइकिल पर या वैसे ही स्टेडियम में सवेरे सवेरे, ताइक्वांडो या जूडो कराटे की एक पर्टिकुलर ड्रेस होती है, वो एक सफ़ेद रंग का ओवरकोट जैसा नीचे तक और बीच में एक बेल्ट सफ़ेद रंग की, ये बच्चियां आपको जाती हुई मिलें। क्योंकि पेरेंट्स ने, पहले ये नहीं था, लड़कियों को इस तरह खेलने कूदने के लिए या जूडो कराटे ताइक्वांडो में प्रशिक्षित करने के लिए कोई अपनी बच्चियों को नहीं भेजता था। लेकिन अब महिला सशक्तिकरण के इस दौर में पेरेंट्स भी जागरूक हुए हैं। वो चाहते हैं कि लड़कियां जूडो कराटे या ताइक्वांडो सीख कर उनके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, आत्मरक्षा के लिए कॉन्फिडेंस होगा, इसलिए वो भेजती हैं। राम सेवक ने ममता को इसलिए जाने को कहा कि उसका ये कहना था कि पिछले दिनों में 2 ऐसी शिकायतें और दिनेश के बारे में उसके संज्ञान में आई थी, लेकिन लोकलाज, इज्जत और डर की वजह से
उन्होंने अपने घर में इस घटना का जिक्र नहीं किया और शायद इसीलिए दिनेश का मन और बढ़ गया और इसीलिए राम सेवक को जरा सा भी शंका नहीं हुई कि ममता जो कह रही है वह सच नहीं है। तो पेरेंट्स बेशक बच्चियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, उनकी सोच में कोई कमी नहीं है। छोटी छोटी बच्चियों को वो भेज रहे हैं रोज सवेरे स्टेडियम या बड़े पार्क में जहां वो ताइक्वांडो और जूडो कराटे की ट्रेनिंग करती हैं, पर उन पर निगाह जरूर रखें। प्रशिक्षक सब प्रशिक्षक ऐसे नहीं होते। प्रशिक्षक बहुत जिम्मेदार और बहुत ही रिस्पेक्टेड लोग होते हैं। वो लड़कों को प्रशिक्षण दें या लड़कियों को, ज़्यादातर मामलों में। लेकिन 100 में से एक आदमी जैसा दिनेश था, ये कोई भी हो सकता है। इसलिए बच्चियों से प्रैक्टिस या अभ्यास से आने के बाद माँ खासकर छोटे मोटे सवाल ज़रूर पूछ लें ताकि उसको अंदाज लग जाए। वो बैड टच और गुड टच जो आजकल पिछले 5 सालों में स्कूलों में लड़कियों को स्पेशल क्लास से बताया जाता है या वीडियो बहुत उपलब्ध हैं गूगल पे, उसके बारे में ज़रूर पूछें। अगर आपका ध्यान हटेगा, आप इस तरह की बात जानने की कोशिश भी नहीं करेंगी और जरा सी भी चूक आपसे हो गई तो वही होगा जो आज की घटना में हुआ था। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।